स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि आज देखेंगे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। जो एटम के बीच में बॉन्ड बने होते हैं उसकी एनर्जी कितनी होती है। अगर एक टाइप के सभी बॉन्ड हैं तो क्या उसकी एनर्जी अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग देखेंगे फिर कौन से फैक्टर होंगे जो उसको अफेक्ट करेंगे, फिर उनसे रिलेशन क्या होगा, फिर एग्जाम्पल क्या होंगे। इन सभी को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स देखें बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी होता क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड होमोलिटिकली। ध्यान दें कि होमोलिटिकली इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इसको हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं बॉन्ड एनर्जी को, वो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल में करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं Cl, मतलब Cl2 ले लें। तो यहाँ पर अगर हम Cl2 में देखें तो यहाँ पर अगर उसको एक्सपैंड करके लिखें तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl होगा। अब इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा देते हैं और ये गैसियस फॉर्म में है मान लेते हैं, और होमोलिटिक या होमोलाइटिक क्लीवेज है ना। जब होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि दोनों क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने पास चले जाएंगे, यानी कि एक तरह से वो क्या होंगे, फ्री रेडिकल जैसा हो जाएंगे। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। अब जैसे यहाँ पर है इसके इलेक्ट्रॉन तो देखा जाए तो यहाँ पर पूरे 6 होंगे यहाँ पर, और ये वाला लेकर के 7 हो जाएंगे, और बाकी इसके भी आपके इधर बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर यहाँ पर होमोलिटिकली इसको अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ऐसा हम लोगों को 2 क्लोरीन मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल एक तरह से, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक हुआ है वो होमोलिटिक क्लीवेज से बना है। अब यहाँ पर जब ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगा, कुछ तो आपका लगा होगा, ऐसे तो टूटा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू होता है वो 242 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये गैसियस फॉर्म में है, और डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो कितना आपका होगा, 242 किलो कैलोरी पर मोल होगा। यहाँ पर ये हम लोगों को मालूम हो गया क्या। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl से बना है और C सिंगल बॉन्ड से बना है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। तो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल में उसके जो बॉन्ड एनर्जी होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि उनके नेचर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ क्लोरीन है, होमोलिटिक आपने क्लीवेज करा दिया, तो होमोलिटिक क्लीवेज कराने से आपका ये बन गया, इसकी बॉन्ड एनर्जी आपका इतना है, मतलब इतना रिक्वायर्ड होगा अगर इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराएं तो। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं।
स्टूडेंट्स हम लोग अगर यहाँ पर अगर देखें, कुछ एग्जाम्पल हमने और ले लिया। एग्जाम्पल का मतलब ये हमने मीथेन ले लिया, और मीथेन के अगर बॉन्ड को हम लोग तोड़ें तो फिर देखें कि उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें मीथेन ये है, और यहाँ पर इसके अगर हम लोग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, जैसे ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम लोग और होमोलिटिक क्लीवेज करा रहे हैं, ये समझ लें कि होमो है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक जब क्लीवेज कराएंगे सभी में, तो देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये उससे जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपना अपना अपने पास ले लेंगे, तो आपका ये बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की तरह से। अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो वो भी होंगे गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो C और H बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, या जो डेल्टा H आता है, वो होता है 427 किलो जूल पर मोल होता है। वैसे ही फिर यहाँ पर अब फिर इसके अगर बॉन्ड को तोड़ें हम, एक H, जैसे ये CH3 है, तो CH3 आपका मान लीजिए कि ये H है, ये H है, H है, और यहाँ पर इसका ये इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ दें। जब ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो ये इसमें एक तरह से कार्बीन में कन्वर्ट हो गया, और फिर यहाँ पर जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी वो 439 किलो जूल पर मोल होगा। ऐसे ही फिर इसमें ये जो बना, अब इसके बॉन्ड को अगर हम लोग तोड़ें तो यहाँ पर जो हमको बॉन्ड एनर्जी मिल रहा 452 किलो जूल, 452 जूल किलो जूल पर मोल है। यहाँ पर अगर हम फिर ये जो आपका बना, अब इसके फिर ये CH बॉन्ड को तोड़ दें, ये वाला जो CH बॉन्ड है, फिर इसको हम तोड़ दें होमोलिटिकली, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और डेल्टा H जो होगा वो आपका होगा क्या, 347 किलो जूल पर मोल होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये मॉलिक्यूल तो एक ही है, मीथेन है, लेकिन इसके पास 4 CH बॉन्ड है, और हर CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो अलग अलग है, क्योंकि टूटने के बाद उनका जो नेचर है वो अलग हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसलिए उनके बॉन्ड एनर्जी जो अब होंगे CH का, वो सब अब इसमें क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब यहाँ पर है तो सब CH, तो क्या एक ही CH बॉन्ड की एनर्जी हम लोग लेंगे, या इसमें से कोई एक लेंगे, या फिर क्या लेंगे? तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है और सेम बॉन्ड है तो उसके बॉन्ड एनर्जी अलग अलग हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उसका एवरेज लेंगे, और वही एवरेज ही उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा। मतलब कि द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज ए बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। ये हम लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होगा CH बॉन्ड का CH4 में, वो क्या हो जाएगा। अब उसका एवरेज अगर हमको लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ दें। अब चूंकि 4 बॉन्ड हैं तो इन सभी को ऐड कर लें और उसमें 4 से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगा इस CH की बॉन्ड एनर्जी मानी जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पर हम आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, जैसे हमने CH4 का हमने लिया एग्जाम्पल, तो अब यहाँ पर इसके 4 बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड के सारे एनर्जी अलग अलग थे। तो अगर हम पूछा जाए कि CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन चारों बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी का एवरेज ले लें। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का क्या कर दें, एवरेज ले लें, और वही जो एवरेज आएगा, जैसे इन चारों का एवरेज अगर हम लोग लें तो कुछ इस तरह से हम लोग लेंगे, और यही एवरेज आपका क्या कहलाएगा,
उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, यानी कि इस CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, लगभग 416 किलो जूल पर मोल होगा इस मीथेन मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगा किसमें, इस मीथेन मॉलिक्यूल में होगा। ये बात हम लोग समझ गए होंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक बॉन्ड हैं तो उस सभी बॉन्ड का क्या करें, एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाल लें, और एवरेज बॉन्ड एनर्जी ही उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग और जान लेते हैं अच्छे से, और फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें पहले पॉइंट में अगर हम लोग देखें नोट में कि द ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, मतलब बॉन्ड एनर्जी अगर ज़्यादा है किसी भी मॉलिक्यूल में, उसके बॉन्ड एनर्जी अगर उसकी ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो ये क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तभी होगा जब उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो। भाई बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि उस बॉन्ड को तोड़ने में रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी अगर ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर लें तो शॉर्टर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, मतलब जो बॉन्ड छोटा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि CH3 है और दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और तीसरा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो इन तीनों में सबसे छोटा बॉन्ड CC बॉन्ड अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटा है, फिर ये है, और सबसे बड़ा ये है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इसके बीच की होगी। तो ये बात क्लियर हो गया कि जो बॉन्ड सबसे छोटा उसकी बॉन्ड एनर्जी वो सबसे ज़्यादा होगा। अब अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें, थर्ड पॉइंट की बात करें, तो थर्ड पॉइंट में हम लोग बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। तो अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो द बॉन्ड एनर्जी है क्या, हालांकि हम लोग तो देख चुके हैं, फिर भी हम लोग यहां देखें कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। हम लोग थोड़ा सा यहाँ फिर से समझ लेते हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को लेने का कई तरीका होता है, जैसे उसको हम तौल के ले सकते हैं, उसको नाप के ले सकते हैं, नंबर के रूप में ले सकते हैं, बंडल के रूप में ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम नंबर के रूप में लें, अगर इस नंबर में अगर कोई भी सब्सटेंस होता है तो उस पूरे को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। जैसे अगर इतने नंबर में हमारे पास अगर इस तरह का इतने नंबर में मार्कर हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल 1 मोल मार्कर है। यानी कि ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सब्सटेंस होता है। मोल का मतलब यही होता है कि 1 मोल अगर हम ले लें या अवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर कोई सब्सटेंस ले लें, है ना, तो उस बॉन्ड को अगर हम लोग उसको तोड़ें तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। लेकिन इन 1 मोल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस का कितना हो, 1 मोल हो, मीन्स अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो। अगर उसके बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करें तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। इस बात को याद रखेंगे। आगे हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात अगर करें, स्टूडेंट्स हम लोग अगर फोर्थ पॉइंट की अगर बात कर लें, इसकी अगर हम बात कर लें, तो ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट द सेम। क्यों भाई? बिकॉज द डिसोसिएशन ऑकर इन ए स्टेप वाइज फैशन, ब्रेकिंग 1 बॉन्ड एट ए टाइम। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये 4 पॉइंट्स। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है
वो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, यानी हम लोग देखते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। स्टूडेंट्स, जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ का कि कितना मजबूत होगा कितना नहीं होगा, तो उस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो किस पर डिपेंड करेगा। तो वो सारे फैक्टर्स ये है, जैसे पहला फैक्टर है कि साइज ऑफ एटम, मतलब दो एटम के बीच में भाई बॉन्ड बना होगा, तो बॉन्डेड एटम के बीच में जो बॉन्ड बना होगा तो उन दोनों एटम का जो साइज होगा उसके साइज पर डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये पहला पॉइंट। दूसरा, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि दो बॉन्डेड एटम के बीच में नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, भाई सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर जो है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, यानी बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है कि डिपेंड करेगा। आगे है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर पर भी डिपेंड करेगा, इस बात को ध्यान देंगे। आगे है बॉन्ड लेंथ, इस पर भी डिपेंड करेगा। चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आने चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, वो उस डिफरेंस पर भी डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। आगे है बॉन्ड की पोलैरिटी, उस पर भी डिपेंड करेगा। रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में जैसे sp3 है, sp2 है, sp है, तो वहाँ पर s कैरेक्टर जिसका ज़्यादा आप जानते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं उस बॉन्ड की। तो अब यहाँ पर s कैरेक्टर हम लोग ऐसे ही निकालते हैं ना, जैसे sp3 है ना, sp2 है और sp है। तो यहाँ अगर 3 ठो p है, एक s है, आने 100 में 3 p हो गया, एक s, तो s का परसेंटेज कितना हुआ 25%। यहाँ पर 100 में 2 p है और एक s है, तो s का परसेंटेज कितना हुआ 33.3%। अब 100 में 2 लोग हैं, एक s है एक p है, तो s का वैल्यू कितना हुआ 50% हुआ, है ना। तो ये रहा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके उसका परसेंटेज हम लोग बता सकते हैं या s कैरेक्टर समझ सकते हैं कि कितना होगा। अब यहाँ पर ये तो हो गए कि कौन कौन से फैक्टर जो है कि अफेक्ट करेंगे, तो सारे फैक्टर तो ये हैं। अब हम लोग जरा ये देखें कि बॉन्ड एनर्जी से इनका रिलेशन क्या है। तो बॉन्ड एनर्जी से इनका हम लोग रिलेशन देखें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग रिलेशन की अगर बात कर लें तो रिलेशन कुछ इस तरह से होगा। भाई आपके सारे फैक्टर्स तो ये हैं, तो इन फैक्टर्स का बॉन्ड एनर्जी से क्या रिलेशन है या बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉन्ड अगर बड़ा हो तो उसकी एनर्जी कम और बॉन्ड छोटा हो तो एक दूसरे का जो बॉन्डेड एटम के जो न्यूक्लियस होंगे वो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के बैलेंस सेल को अपनी तरफ खींचेंगे,
जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग अगला बात करें तो साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स पर भी डिपेंड करेगा। जो साइज होंगे बॉन्डेड एटम, जैसे मान लीजिए कि ए और बी हैं, और ए और बी अगर इन दोनों की साइज अगर हम लोग देखें बड़ा और छोटा है तो उसके बॉन्ड एनर्जी भी अलग अलग होंगे, यानी बॉन्डेड एटम के साइज पर भी डिपेंड करेगा। आगे है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। अगर इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर भी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर साइज ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। लेंथ ज़्यादा है, बड़ा लेंथ है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ये आपने रिलेशन देख लिया। आगे है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बॉन्डेड एटम जो होंगे अगर उस पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स ज़्यादा हैं तो उन लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। अब जैसे मान लीजिए बॉन्डेड एटम्स हैं, अब नंबर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर हैं, लोन पेयर की संख्या अगर यहाँ पर बढ़ेगा दोनों पर तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा और आसानी से ये टूट जाएगा, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली, साइज ऑफ बॉन्ड के इनवर्सली, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के डायरेक्टली और नंबर ऑफ लोन पेयर्स के इनवर्सली हो गया। आगे है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि डेल्टा EN जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो उनके बीच बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर है एटम A और यहाँ पर B है, इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें, जैसे मान लीजिए कि इसका जो है कि 2.0 है, इसका 4.0 है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे तो वो डेल्टा EN आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप निकाल लें, अगर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की अगर बात कर लें, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मीन्स बॉन्ड ऑर्डर की बात करें। जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना। जनरली ऐसे ही निकालते हैं न्यूट्रल एटम में, मॉलिक्यूल में। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। हालांकि आप जो है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में, यानी केमिकल जो बॉन्डिंग है आप वहाँ MOT थियरी के अनुसार आप क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। और वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का अच्छे से आप लोग तरीका जानते हैं, या आप रेजोनेंस के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं कि क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप इससे भी निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, यहाँ पर उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। अब जैसे यहाँ पर सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा तो इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी सिंगल बॉन्ड वाले का कम। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड में अगर पोलैरिटी ज़्यादा है, दोनों बॉन्डेड एटम पर जो है कि चार्ज का जो डेवलपमेंट, मान लीजिए ये पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो बॉन्ड का जो यहाँ जो चार्ज का जो डेवलपमेंट है, अगर ये चार्ज ज़्यादा डेवलप हो रहा है यानी बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये तो हम लोग रिलेशन समझ गए और यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब ज़रा हम लोग एग्जाम्पल ले करके अब हम लोग बॉन्ड एनर्जी को ऑर्डर में ज़रा हम लोग अरेंज करें और देखें कि कैसे हम लोग अरेंज करेंगे और उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। वो सब हम लोग, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं
अब हम लोग उस एग्जाम्पल में देखेंगे और लगाएंगे कॉन्सेप्ट में और अपने आंसर को निकालेंगे, यानी कि ऑर्डर को अरेंज कर लेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग ये देखें, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो अब यहां पर बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है ना। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो यहां पर जैसे फर्स्ट की अगर बात करें तो ये किस पर डिपेंड करेगा, तो देखिए जो सब में कॉमन होगा, कॉमन चीज़ पर जो है कि कभी भी रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है, जैसा हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। जैसे एक बार अगर हम 2 मिनट वाला और बता देते हैं, बताने में क्या जाता है। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 पर्सन हैं, ए के पास 10 रुपये, बी के पास भी 10 रुपये, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा धनी अभी नहीं डिसाइड हुआ। अब इसके पास जो है कि अगर हम इसके पास 10 रुपये हों और इसके पास अब 1 लाख हो, तो अब यहाँ पर अगर पूछें कि अब कौन ज़्यादा धनी हो गया, तो हम कहेंगे कि भाई बी हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी कॉमन तो नहीं है, इसलिए हम लोग बता दिए कि भाई इसके पास ज़्यादा इसके पास कम है, इसलिए धनी हम लोग बता दिए कि ये धनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे अगर हम बात करें कि अगर ए और बी 2 पर्सन है, इसके पास 10 है, इसके पास भी अगर 10 रुपये है, तो ये डिसाइड नहीं हुआ। इसके पास भी अगर 1 लाख है और इसके पास भी 1 लाख है ना, तो इन दोनों में कौन अब ज़्यादा धनी। अगर इसके पास 1 करोड़ है, अगर इसके पास भी 1 करोड़ है, तो इन दोनों में कौन धनी अभी नहीं डिसाइड हो रहा है। लेकिन इसके पास क्या है, एक जो पेपर में पिन लगाते हैं ना, वो अगर ये पिन जो छोटा सा मिलता है, वो पिन अगर इसके पास है एक्स्ट्रा में, अब इन दोनों में धनी कौन है, तो आप कहेंगे कि ये धनी हो गया, ये पर्सन बी धनी हो गया। कैसे? क्योंकि इसके पास भाई इसके पास तो 1 करोड़ है लेकिन पिन नहीं है इसके पास 1 करोड़ है लेकिन इसके साथ पिन है, तो कौन रिजल्ट डिसाइड किया, ये पेपर पिन डिसाइड कर दिया। मतलब उन दोनों में अलग क्या है वो डिसाइड करता है रिजल्ट कि वो धनी है या गरीब है। समान है तो वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें कि इसमें जो है कि किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले देखें कि CH3 सब में कॉमन है इसलिए रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। तो अलग क्या है, यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ बॉन्ड का जो पोलराइजेशन होगा इसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चार्ज ज़्यादा डेवलप करेगा, तो बॉन्ड पोलैरिटी के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा, है ना। हालांकि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम सबका लिख देते हैं, आप लोग उसको मिला भी सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इन तीनों में अगर हम लोग देखें कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ तो भाई कॉमन CC है, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर ही डिपेंड करेगा। और आप जानते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर हम कह सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1, और बॉन्ड ऑर्डर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, फिर इसका होगा, ये तो क्लियर है। तो बॉन्ड एनर्जी इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, है ना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें किलो जूल पर मोल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो जरा यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ CC है, यहाँ CN है, यहाँ NN है, तो यहाँ पर तो एटम अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोन पेयर की अगर बात कर लें, तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर क्या है, इन दोनों पर 2-2 है, एक लोन पेयर है, इस पर एक लोन पेयर है, और इस पर तो है ही नहीं, और इस पर तो एकदम बिल्कुल नहीं है।
तो यहाँ पर हमने लोन पेयर पर भी कहा था कि लोन पेयर अगर रहेगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर में रिपल्सन होगा तो ये आसानी से टूटेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ये लोन पेयर अगर हम यहाँ लिख दें, है ना भाई, यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये लोन पेयर तो है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है कार्बन के तुलना में। तो कार्बन के तुलना में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये लोन पेयर देख करके लोन पेयर को आप कॉन्सेप्ट ना लगाएं, अदरवाइज गलत हो जाएगा, है ना। जब यहाँ लोन पेयर का हम अभी एग्जाम्पल देंगे, है ना, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि लोन पेयर वहाँ पर हम लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोन पेयर नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान देंगे कि लोन पेयर देखा और यहीं देख करके तुरंत लगा दिया कि ये कम हो गया, कि लोन पेयर रिपल्सन होगा, टूट जाएगा, एनर्जी कम, तो ये फिर गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी इसकी ज़्यादा होगी। फिर इसकी, क्योंकि इसमें तो नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी इस वाले से, इसलिए बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस बात को ध्यान देंगे। भाई बॉन्ड ऑर्डर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि तीनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, इसलिए नहीं लगा सकते हैं। इसी में हम लोग अगला पॉइंट बी पॉइंट लेते हैं और उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। इस वाले में जरा हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर जो है कि क्या होंगे, 3 इस पर 3 इस पर 3 3 सब में है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसका है, और फिर उसके बाद क्या होगा, इसका है, फिर इसका है, इसके बाद इसका है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा, जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो इसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इनके जो लोन पेयर होते हैं इतना रिपल्सन बढ़ जाता है कि ये आराम से टूट जाता है, और ये इतना कम होता है कि उसका पोजीशन यहाँ पर आ जाता है, इस बात को याद रखें। तो जो एनर्जी का ऑर्डर आता है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, वो कुछ इस तरह से आएगा, इस बात को याद रखेंगे हम लोग। मतलब यहाँ पर इसका पोजीशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा, ये ऑर्डर होगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें तो ये आप अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो आगे हम लोग अगर देखें सी की बात करें, अब जैसे मान लीजिए कि O सिंगल बॉन्ड O है और S सिंगल बॉन्ड S है, तो इसमें बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा, इस बात को याद रखें। तो साइज किसका बड़ा है और किसका साइज छोटा है। तो अब यहाँ पर देखिए साइज जो है कि किसका बड़ा है, इसका है, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दें साइज बड़ा होने से फ़ायदा ये हो गया इसको कि यहाँ पर इसके जो लोन पेयर होंगे, भाई यहाँ पर कितने लोन पेयर होंगे, आप लोग इसके आउटर मोस्ट सेल में तो पता है कि 6 होता है, और यहाँ पर 6 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लिया है ना। ऐसे यहाँ पर जो होंगे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिया, ये पूरे 6, यहाँ पर ये 6 हो गया। यहाँ पर हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लिया। तो अब यहाँ पर जो इसका साइज बड़ा होने की वजह से ये रिपल्सन कम होगा, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास है भी नहीं वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगा ये कम होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहेंगे उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, इस वाले का कम। क्लियर। अब आगे अगर हम लोग इसका अगर देखें तो किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज बढ़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ जिसका ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका साइज छोटा है इसलिए बॉन्ड एनर्जी इसका ज़्यादा, फिर इसके बाद इसका, फिर इसका, क्योंकि ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज ऑफ एटम क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। इन्वर्सली आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर सी और
H है, यहाँ OH है, तो यहाँ पर ये और ये तो कॉमन हो गया। तो अब कार्बन और O में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, इसका कम। अब आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें आगे अगला फोर्थ में अगर हम लोग ले लें CO और C डबल बॉन्ड O, तो इसमें जो है कि किसका जो है कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। हमने जो ये वैल्यू लिख दिया है ना, उसको देख करके आप अरेंज नहीं करेंगे, है ना, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझें कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ C और O एटम सेम कॉमन हो गया, रिजल्ट उस पर नहीं डिसाइड करेगा। तो फिर किस पर भाई, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, और डबल वाले का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऑर्डर आपका क्या हो गया, कुछ इस तरह से हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पर है C सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा, भाई ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखें HI है, HBr है, HCl है और HF है, तो इस समय जो है कि बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बॉन्ड पोलैरिटी। भाई यहाँ पर अगर देखें तो ये H सब में कॉमन है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर जो डेवलप्ड होंगे चार्ज, है ना, वो डेवलप्ड चार्ज इस पर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा इसमें होगा, और सबसे कम बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगा, इसमें होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी के जो वो होता है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो HF में बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा और इसमें कम, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर हम लोग इसकी बात कर लें, तो अब यहाँ पर देखिए कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सब में, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका कम है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या बहुत ज़्यादा है और उधर तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि लोन पेयर पर ही आपका डिपेंड करेगा। अब ये बात समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, और यहाँ लोन पेयर नहीं है, और धीरे धीरे लोन पेयर की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई यहाँ पर जो है कि 0 लोन पेयर, यहाँ पर 1 लोन पेयर, यहाँ जो है कि 2 लोन पेयर, और यहाँ पर 3 लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहा है, इसलिए जब नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और अपने आप ये बॉन्ड क्या होगा, मतलब ईजिली टूट जाएगा, कहने का मतलब। और ये आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों इसके में क्या है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। तो बॉन्ड पेयर्स हैं, इसलिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, और इसका फिर इसके बाद किसका होगा, इसका होगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर के इन्वर्सली होता है बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, किसके, नंबर ऑफ लोन पेयर के। अब यहाँ पर हम लोग देखें, ये लास्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर है कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड XYZ इन होमोलाइसिस किसका होगा, ऑर्डर बताना है। कि तो ऑर्डर देखें हम लोग, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि होमोलाइसिस कराना है इनके बीच पहले तो हम लोग XYZ डिसाइड कर लें कि कौन है X, कौन है Y, कौन है Z। तो ये है आपका Z, क्लियर ये बात, और इसको आपको लेना है X, और ये आप ले रहे हैं Y। तो अब बताना है कि यहाँ XYZ का एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा CH बॉन्ड का। तो ज़रा देखें हम लोग कि क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब ये बॉन्ड आप तोड़ रहे हैं, अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा और इसी पर डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ डबल बॉन्ड में क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा और एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटा देगा, इसलिए ये बॉन्ड टूटने नहीं देगा।
ठीक है, इस बात को समझ गए। लेकिन अगर हम यहाँ का बॉन्ड अगर तोड़ देते हैं और यहाँ का बॉन्ड अगर टूटता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, जैसे यहाँ पर एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कि आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि टूटने के बाद इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। यहाँ पर टूटने के बाद देखिए ये डबल बॉन्ड है और ये इसके कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या कर सकता है, डीलोकलाइज कर सकता है। यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये दोनों मिलके यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन अब देखिए यहाँ दिखाई देगा, अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इसलिए आसानी से ये टूट जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका, अगर ये टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। हालांकि यह रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से तो ये होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल क्या है भाई, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखिए 6 सही है, 2 2 4 2 6 1 7 7 इलेक्ट्रॉन है इसके बैलेंस सेल में, तो ये फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट से इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर लोन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, फ्री रेडिकल बन रहा था, और यहाँ sp3 वाले कार्बन पर जो है कि अब ये बन रहा है, बनने के बाद sp2 हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर sp3 वाले पर ये बॉन्ड टूटा, इसलिए यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका कम। तो अब ऑर्डर अगर हम लोग अरेंज करें तो क्या होगा इन CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, तो ये ऑर्डर हो गया, इस बात को याद रखेंगे, ZXY, ZXY है ना, ZXY ये हमेशा याद रखेंगे। और क्यों होगा Z फिर X फिर Y, तो आपने ये कहा भाई कि इसकी टूटने के बाद इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो रही है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड पर बनने जा रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मतलब टूटने के बाद बहुत कम, इसलिए नहीं टूटना चाहेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, क्योंकि ये स्टेबल है तो ये तब जा कर के टूटेगा। अच्छा, उसके बाद X की होगी, है ना, क्योंकि ये वाला तो बनने बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ मतलब स्टेबल कहने का मतलब कैसे टूटने के बाद कैसे स्टेबल है, ये फ्री रेडिकल इसके कॉन्जुगेशन में हो रहा है, इसलिए ये आसानी से टूटेगा, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगा, सबसे कम। और ये टूटने के बाद ये इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए ये कम, ये ज़्यादा होगा, और ये सबसे कम। मतलब सबसे कम का मतलब समझ रहे होंगे, इस टूटने के बाद स्टेबिलिटी, तो टूटने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, तब ये, तब ये, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, मतलब इसका सबसे ज़्यादा और फिर उसके बाद इसका ज़्यादा और फिर इसका ज़्यादा, तो ऑर्डर आपका Z इज़ ग्रेटर देन X इज़ ग्रेटर देन Y होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और आप बहुत अच्छे से इसको जो है कि आप वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। आप जो भी क्वेश्चन लगाएंगे बहुत आसानी से लग जाएगा। फिर स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो जो है कि लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। थैंक यू। ओके।